नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम आपको एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं इकोनॉमिक्स का, और ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। स्क्रीन के सामने आप रवि सर को देख पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि इसको बहुत ही कम समय में हम ख़त्म करेंगे, और इस तरीके से करेंगे कि आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की आई थिंक ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि बुक्स में से होने वाली है। तो जहाँ तक मुझे लगता है बहुत पेशेंस के साथ में जो है आपको इसको देखना चाहिए, और जिस तरीके से आपके सर आपको बताएंगे आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हेडिंग डाल लीजिए सभी बच्चे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिटेल से लिखना चाहें फुल फॉर्म तो लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लिख दीजिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। छोटा सा टॉपिक है, सीबीएसई 12th क्लास इकोनॉमिक्स में बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके रिगार्डिंग तो हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि बीओपी क्या है, व्हाट इज़ बीओपी। ये जो कॉन्सेप्ट है बीओपी का, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट, और देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट के लिए क्या है कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है भुगतान संतुलन। बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप क्यों स्टडी कर रहे हो, इससे आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी का बैलेंस है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में, वो कैसा है। इस चीज़ को आप जो है यहाँ इसके थ्रू प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इसमें एक वर्ड याद रखिएगा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगे, किसके, एक कंट्री के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है शेष विश्व। जो बच्चे हमारे हिंदी वाले भी देखते हैं वो भी ध्यान रखें, शेष विश्व मतलब कहने का मतलब जैसे भारत देश है, तो भारत के मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस वर्ल्ड के बाकी बचे हुए देशों के साथ, किसी के साथ भी हो सकते हैं, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंट्री के मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वन कंट्री, जैसे कि अपना इंडिया है। तो इंडिया के जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में, इनका क्या है, सिस्टमैटिक एक तरीके से अकाउंटिंग है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का सिस्टमैटिक अकाउंटिंग, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ गए आप। और मैं आपको इजी कंडीशन में समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप भारत देश के निवासी हैं, आप रेजिडेंट्स हैं भारत के, तो इंडियन रेजिडेंट्स का फॉरेन रेजिडेंट्स के साथ में कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, भारत देश के निवासियों का शेष विश्व के किसी भी कंट्री का कोई भी पीपल हो सकता है, उसके साथ अगर कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, तो उसका सिस्टमैटिक एक तरीके से अकाउंटिंग अगर है, तो उसको आप क्या कॉल कर दोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉल कर दोगे। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, ठीक है, और कौन से विजुअल होते हैं, कौन से इनविजिबल होते हैं, कौन से ट्रांसफ़र एक तरीके से हम जिनको कहें कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि वन साइडेड जो पेमेंट्स होते हैं, जिनको यूनिलैटरल पेमेंट्स भी कहा जाता है, जिनको ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी कहा जाता है, तो उनका भी समझेंगे कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है, इसमें कहाँ कहाँ आखिरकार इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, और वो किस किस तरीके से ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमारे अकाउंट्स होते हैं उनमें वो ऐड होते चले जाते हैं। तो चलिए हम स्ट्रक्चर को समझते हैं, और यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सेकेंड हेडिंग डालिए बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आप स्ट्रक्चर को समझ गए तो मुझे नहीं लगता इस पूरे चैप्टर को आपको बुक में से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी कभी। बहुत ध्यान से आपको समझना है, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। देखिए बीओपी का स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले बीओपी का पहला अकाउंट, इधर चलेंगे आप, यहाँ पे लिख दीजिएगा करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बच्चों, करंट अकाउंट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। एक और अकाउंट लिखिएगा, और इसको लिखिएगा आप कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से
ये आपके दो पार्ट हो गए हैं यहाँ पर, एक हो गया है आपका करंट अकाउंट और एक हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मोस्टली ये दो ही अकाउंट देखने को जनरली मिलते हैं। सबसे पहले हम डिटेल एनालिसिस करेंगे करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट को वापस दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला वाला आप लिखेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ, केवल ध्यान रखेंगे गुड्स का लिखा है मैंने यहाँ पर, है ना, और कुछ नहीं लिखा बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। और सेम यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक तरफ सेवाओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, एक तरफ गुड्स का हो रहा है। गुड्स वाले को आप कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि बीओटी। ये विजिबल होता है, इसको विजिबल अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ घबराना नहीं है क्योंकि दिखता है। ये क्या है, दिस इज अ मार्कर, दिख रहा है आपको, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, दिख रहा है ना। तो ये क्या है, विजिबल है। इनका जब आप ऐसी वस्तुओं का आयात निर्यात करते हो जो दिखाई देती हैं, ठीक है, तो वो आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड में चली जाती हैं। यानी कि केवल जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आप काउंट करोगे तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाएगा। ये करंट अकाउंट का ही पार्ट होता है। ये इनविजिबल होता है, सेवाएं दिखाई नहीं देती तो ये इनविजिबल होती है, तो इनविजिबल अकाउंट भी बोला जाता है इसको। इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सर्विसेज में जैसे बैंकिंग लिख सकते हो, बीमा लिख सकते हो, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी यहाँ पर चली जाएंगी। एक और करंट अकाउंट का ही पार्ट आपको यहाँ ध्यान रखना है, इसको मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ। ये होते हैं आपके ट्रांसफर पेमेंट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांसफर पेमेंट किसका हिस्सा होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ट्रांसफर पेमेंट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझने के बाद आपको इतना याद रखना है, दो अकाउंट्स होते हैं, इस तरीके से डिवाइड करोगे। एक सर्विस पे जाओगे, इनविजिबल होगा, इधर आओगे, विजिबल होगा, इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो इसका मतलब कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बीओपी में क्या डिफरेंसेज हैं। सो बीओटी इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ना, वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और ये नैरो कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे बिल्कुल। विजिबल आइटम्स आएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट पर। फिर बात करेंगे कि कौन सा अकाउंट्स, अगर मान लीजिए आपके किस अकाउंट्स में पैसे ज़्यादा हैं या किस अकाउंट्स में आपका सरप्लस हो रहा है, तो आप आपकी इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद है, वो भी बात बताएंगे आपको। कैपिटल अकाउंट में बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आप इसमें क्या लेंगे, इसमें आप लेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और ये आप जानते हैं ये दो तरीके का होता है, एक होता है एफडीआई और एक होता है एफआईआई। एफडीआई जो होता है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, और एफआईआई जो होता है ये फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ये प्रत्यक्ष निवेश होता है, फायदेमंद होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। ये इतना फायदेमंद नहीं होता है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम सेपरेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे। एक तो पहली जो चीज़ है वो याद रखने की, वो ये है। सेकेंड आइटम, जितने भी आप लोग उधार लेते हो, आप तो लोग नहीं, सरकार लेगी, तो बोरोइंग्स, जितनी भी उधार होगी वो कहाँ चली जाएगी, कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होगी। एक आपके एनआरआई डिपॉजिट्स, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, तो एनआरआई डिपॉजिट्स जो होंगे वो भी कहाँ चले जाएंगे, वो इसी का पार्ट्स हो जाएंगे। एक क्या है, जैसे मान लीजिए आपको ट्रेड करना है, आपको किसी फॉरेन कंट्री में ट्रेड करना है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए जो भी आपके ट्रेड डिपॉजिट्स होंगे वो किसका पार्ट्स हो जाएंगे, वो भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे ट्रेड डिपॉजिट फॉर शॉर्ट रन, और लास्ट में एक और लिख लीजिएगा इसमें अदर करके, ये अदर्स लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपके ये दो अकाउंट्स जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर होते हैं। इन्हीं से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है, डेफिसिट में है, और या फिर हम कहें कि डिसइक्विलिब्रियम में है, यानी कि उसमें असंतुलन है। अगर वो इन दोनों अकाउंट्स का अगर एक तरीके से हम कहें कि बैलेंस अगर जीरो के बराबर नहीं है तो डिसइक्विलिब्रियम है, असंतुलन है, वहाँ पे संतुलन नहीं है। तो जब डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा तो या तो फिर वो सरप्लस का होगा या डेफिसिट का होगा, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो घाटे का या फायदे का। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ, जो क्लास 12 के बच्चे हैं वो गलती ना करें, बहुत सिंपल शब्दों में समझें। किसी भी कंट्री के अगर करंट अकाउंट के अंदर पैसा है, इसमें अगर आपको बैलेंस दिख रहा है तो समझ लो कि वो बहुत फायदेमंद है इकोनॉमी के लिए। इसमें अगर पैसा दिख रहा है तो उससे रिफ्लेक्शन तो आएगा पैसे का अकाउंट्स के अंदर, बीओपी के अंदर दिखेगा तो सही, लेकिन अगर वो सरप्लस कैपिटल अकाउंट की वजह से आ रहा है
तो ये फायदेमंद नहीं है। ये एक तरीके से आपको मैं कहूँ कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट टाइप का आपको दिखेगा कि प्रदर्शन तो करेगा लेकिन फायदेमंद नहीं रहेगा। कैसे? आपने मान लीजिए कि जैसे इंडिया का इकोनॉमी है, अमेरिका से हमने $100 ट्रिलियन उधार ले लिए, हमारे बैलेंस में तो दिखेगा $100 ट्रिलियन हमारे पास हैं, बट लाइबिलिटी जनरेट कर रहा होगा, वापस देने भैया ब्याज सहित देने, आप समझो। इसलिए इसमें जो भी पैसा आएगा उसमें मोस्टली वो हमारा पैसा नहीं है, हमने उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से इस अकाउंट में जो दिक्कत हो रही है इसको सही करने के लिए कहीं ना कहीं से इसको लिया है। तो एक तरीके से कैपिटल अकाउंट का पैसा मरहम पट्टी करने जैसा ही होता है जो करंट अकाउंट के लिए जरूरी होता है। समझ गए आप? तो कौन सा अकाउंट बेहतर होता है? करंट अकाउंट बेहतर होता है अगर इसमें बैलेंस दिख रहा है। तो ये चीज क्लियर हो गई। यहां तक क्लियर होने के बाद में इस पूरे चैप्टर में एक और आइटम बच जाता है। कई बार डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर के अंदर ये ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं और एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं। तो मैं इनके बारे में आपको, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सवाल में ना, डायरेक्ट कोई रटेगा और कोई क्या करेगा। मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बता देता हूं कि आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या होते हैं, और इनको कभी आप नहीं भूलेंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूं। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में इस तरीके से दो पोर्शन डिवाइड कर लीजिए। पहला पोर्शन डिवाइड करेंगे तो यहां पर लिख देंगे ऑटोनोमस आइटम्स, ठीक है, पहला। यहां पर एकोमोडेटिंग आइटम्स। ये आइटम्स किसके अंदर पढ़ रहे हो आप लोग? ये बीओपी के अंडर में आप पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें वो सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे, ऑटोनोमस की बात कर रहा हूं, ऑटोनोमस जिसको कभी कभी हिंदी में स्वायत्त बोला जाता है, फ्री, ठीक है। ये एकोमोडेटिंग वाले जो होते हैं ये प्रेरित होते हैं, प्रेरित, ठीक है। ये फ्री है, फ्री समझ गए? अब देखो ऑटोनोमस आइटम्स में जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगे, ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट बेस्ड होंगे। यानी कि आपको लगेगा कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उससे प्रॉफिट हो रहा है, तभी आप इसको लगाओगे, तो प्रॉफिट बेस्ड ट्रांजैक्शंस होंगे। इसी के लिए इनको क्या बोला जाता है? अबव द लाइन। तो अबव द लाइन याद रखिएगा, अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो ऑटोनोमस आइटम्स में चले जाएंगे, और इन ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से ही किसी भी बीओपी में सरप्लस या फिर डेफिसिट की कंडीशन आती है। अगर आप इन ट्रांजैक्शंस को नहीं करोगे तो कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस और डेफिसिट नहीं हो सकता। अब अगर सरप्लस और डेफिसिट हो गया है इनकी वजह से, तो उसको सेट करना है, वापस उसी पोजीशन में लाना है, बैलेंस में लाना है। सरकार क्या करेगी? वो एकोमोडेटिंग आइटम्स की तरफ आएगी और सेट करेगी वापस से बैलेंस सेट करने के लिए। तो ये बैलेंस सेट करने के लिए होते हैं और नॉन प्रॉफिट बेस्ड होते हैं। और क्या होते हैं ये? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये तो आप जान ही गए, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगे लेकिन नॉन प्रॉफिट बेस्ड होंगे। इसीलिए इनको क्या बोल दिया जाता है कभी कभी? बिलो द लाइन। क्या बोलते हैं? बिलो द लाइन आइटम्स। इतना अगर आप लिख देंगे तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चंस जो है वो गलत नहीं होगा। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसे अभी आपसे कई बार सवाल पूछ लिया जाए, जैसे स्टॉक हुआ, बॉन्ड्स हुए, स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं ना आप, ये किसका हिस्सा है? अगर मान लीजिए आपसे इस तरीके से सवाल कर लिया जाए कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सब क्या है? ये असेट्स हैं एक तरीके की। तो ये असेट्स हैं और इस तरीके की असेट्स जो है वो करंट अकाउंट का पार्ट आपके रहेंगी। आप ध्यान रखेंगे इनको, है ना। तो इनविजिबल आइटम्स हमारे, विजिबल आइटम्स हमारे सब करंट अकाउंट्स में ही रहेंगे इस तरीके से। और जो हमारे ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ लास्ट में, कई बार सवाल पूछा जाता है। इनको वन साइडेड पेमेंट भी बोलते हैं, वन साइड पेमेंट भी बोलते हैं इनको। जैसे इनके अंदर क्या क्या हो सकता है? इनके अंदर गिफ्ट हो सकता है, ग्रांट हो सकता है, डोनेशन हो सकता है, ठीक है, स्कॉलरशिप है, पेंशन है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो वन साइडेड होती हैं, यानी कि सामने से आपको कुछ मिलने की उम्मीद ना हो। जैसे मान लीजिए आपने टैक्स पे किया, टैक्स एक एसेंशियल पेमेंट्स होता है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो आप, तो टैक्स पे करने के बदले में आप क्या उम्मीद करोगे कि सरकार आपको गिफ्ट दे दे, बढ़िया सा, बेहतरीन सा? नहीं मिलेगा कुछ भी, है ना। एसेंशियल पेमेंट है, करना ही करना है आपको।
बदले में सरकार पब्लिक वेलफेयर के आपके लिए कोई स्कीम लाती है तो वो आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए होती है। पब्लिक गुड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा जब आप पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो पब्लिक फाइनेंस पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जहाँ पे आप पब्लिक गुड्स पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए पार्क है, सरकार ने एक पार्क बनाया, तो मान लीजिए उस पार्क का फ़ायदा आप उठाने गए, सुबह सुबह वॉक करने गए, तो जो भी वॉक करने आएगा किसी को आप रोक नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते उसको, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि एक्सक्लूडेशन की जो बात आती है, एक्सक्लूड नहीं कर सकते आप किसी को, उससे वंचित नहीं कर सकते आप। जो चाहेगा वो जाएगा, सरकार का पार्क है, उसने बनाया, कोई फीस पे करे तो करे, ना करे तो ना करे, आपके टैक्स के पैसे से बनाए। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा जो टैक्स पे नहीं करता है वो भी पार्क में सुबह सुबह जाएगा, वो भी वॉक करेगा। समझ गए आप? तो ये था हमारा आज का एक खूबसूरत सा चैप्टर जिसको हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से जाना। और उम्मीद करते हैं ये स्मॉल सा खूबसूरत सा वीडियो आप बार बार इसको देखिएगा जब भी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आपको फेस करें। और उम्मीद करते हैं सीबीएसई एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो कक्षा 12 के हमारे जो विद्यार्थी हैं वो कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर के साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी हमारे यूट्यूब चैनल आरकेप पर। अगर और अधिक वीडियोस आप देखना चाहते हैं इकोनॉमिक्स के तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ आपको यहाँ पे और भी नॉलेजेबल वीडियोस जो है वो देखने को मिलेंगी। कभी कभी टूर एंड ट्रेवल्स के वीडियो भी आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।